हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर और आज हमने चुना है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आगे बढ़ते जाएंगे और वीडियो को एक एक करके देखते जाइए और आपका 12th की अकाउंटेंसी पूरी सॉल्व होगी। तो आज हम आ गए हैं एक नया टॉपिक, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चेंज इन पीएसआर चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया, फंडामेंटल्स देखा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से गेनिंग सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हमने देखा। और इसके बाद हमने देखा कि भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम आ गए हैं कहां पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट को पढ़ने। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले रीवैल्यूएशन का मतलब समझिए। रीवैल्यूएशन एक दो टर्म से बनता है, री प्लस वैल्यूएशन। तो री और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब आपको पता है कि किसी चीज की वैल्यू निकालना, और री का मतलब हो गया दोबारा निकालना। तो किसी भी चीज की क्या बात होगी, बिजनेस में किसी भी एसेट और लाइबिलिटीज की दोबारा वैल्यूएशन करना, दोबारा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना और रिकॉर्ड करके अकाउंट्स में दिखाना इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा अकाउंट का अगर हम साथ में ले लेते हैं तो ऐसा अकाउंट जो कि शो करेगा कि एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू में कितना चेंज आया। तो रीवैल्यूएशन का मतलब दोबारा किसी चीज की वैल्यूएशन करना। अकाउंट्स में हम रीवैल्यूएशन किसका करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज का। तो एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन दोबारा करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर होगा वो कहलाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम डिटेल में समझते, देखिए। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इस पर्पस के लिए बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि क्यों बनाते हैं भाई अकाउंट रीवैल्यूएशन। तो जब भी पार्टनरशिप में ये डिसाइड होता है कि भाई पार्टनर्स प्रॉफिट को चेंज कर रहे हैं, पहले इनका रेशियो था सपोज 3:2:1, XYZ पार्टनर्स थे सपोज, और ये ओल्ड रेशियो था, और अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा न्यू रेशियो विल बी इक्वल सपोज। तो ऐसा होता है क्या कि भाई आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले तो 3:1 था, तो जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज बिजनेस के थे वो उस प्रपोर्शन में पार्टनर्स आपस में शेयर करते। लेकिन अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो फ्यूचर में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस आएंगे, या जो भी उसमें एसेट और लाइबिलिटी में वैल्यूज बढ़ी होंगी या घटी होंगी, वो अब न्यू रेशियो में बटेगी। तो ऐसे में पार्टनर्स क्या करते हैं, भाई आज से रेशियो चेंज हो रहा है या एक गिवन टाइम पीरियड से रेशियो को हम चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड पे पहले वैल्यूएशन कर लेते हैं कि एट प्रेजेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज हमारे एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन क्या है। देखिए, 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर आपने वैल्यूएशन किया होगा। वैल्यूएशन किस चीज का किया होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन कब होता है, ईयर के एंड पे 31 मार्च को जब आप अकाउंट्स क्लोज करते हो, वैल्यूएशन करते हो कि उस डेट पर हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी थी। लेकिन अगर आपका जो रेशियो चेंज हो रहा है, ये रेशियो जो चेंज किया आपने कब किया, सपोज मानते हैं 1 जुलाई को किया, तो अगर आप 1 जुलाई को ये रेशियो चेंज कर रहे हो, कह रहे हो न्यू रेशियो एप्लीकेबल होगा, तो इस 3 मंथ्स के पीरियड में, ये जो 3 मंथ्स आ गया हमारा, इस 3 मंथ के पीरियड में कुछ ना कुछ एसेट्स बढ़ गए होंगे, कुछ एसेट्स कम हुए होंगे, कुछ लाइबिलिटीज बढ़ गई होंगी या लाइबिलिटीज कम हो गई होंगी। देयर मस्ट बी सम चेंजेस इन द फर्म, कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। अब भाई वो जो चेंज हुआ है उसका कुछ ना कुछ तो फर्म के प्रॉफिट लॉस या इनकम पे इफेक्ट पड़ा होगा। तो वो जो इनकम या प्रॉफिट लॉस होगा वो पहले इस रेशियो में बढ़ता था, अब डिसाइड हुआ कि फ्यूचर में रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जब भी हमारा रेशियो चेंज हो तो हमको क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन कर लेना है। और रीवैल्यूएशन करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हो, देखते हैं कैसे बनता है ये अकाउंट। ठीक है, इसको हम बाकी चीजों को हटाते हैं। देखिए, रीवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है जो कि एसेट और लाइबिलिटीज के चेंजेस को शो करता है कि एसेट और लाइबिलिटीज में कितना चेंज आया और उसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो पहला तो ये अगर बात करें तो ये कैसा अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट आप सबने पढ़ रखा होगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होते थे, जो कि क्लास 11 में पढ़ा होगा। ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन। नॉमिनल का रूल क्या होता था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दैट मीन्स इसमें आप दो साइड होंगी, आपकी एक साइड होगी डेबिट साइड और एक साइड होगी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दो साइड होगी हमारे पास, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आप क्या रिकॉर्ड करते थे, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आपकी एक्सपेंसेस, एक सेकेंड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करता था, और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करती ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। तो भाई आपने यहां पे पढ़ा कि आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो शो करता है क्या चीज, इट शोज द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये क्या शो कर रहा है, चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का चेंज हम यहां पर शो करते हैं। तो एसेट्स के और लायबिलिटीज के चेंज होने पर हमारे को प्रॉफिट, लॉस, इनकम, गेन कब होगा, बस आपको ये देखना है। तो देखिए, अगर हम एसेट्स की बात करते हैं, सबसे पहले एसेट्स हमारे पास अगर हैं, तो एसेट्स में अगर चेंज आएगा तो चेंज क्या आ सकता है, एसेट्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, तभी चेंज आएगा, अदरवाइज एसेट्स विल नॉट चेंज। तो अगर एसेट चेंज हो रहा है, चेंज होके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एसेट के बढ़ने से फर्म को बेनिफिट है या लॉस है, फर्म का गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो एसेट के बढ़ने से फर्म को गेन होता है, फर्म के पास एक और एसेट आता है या एसेट इंक्रीज होता है तो फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए एसेट का इंक्रीज होना कहां जाता है, क्रेडिट साइड पर जाता है। कहां जा रहा है, क्रेडिट साइड पे। तो जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर अपीयर होगा। ठीक है, आप रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे। और अगर एसेट डिक्रीज हो जाए, एसेट का अगर डिक्रीज है, तो एसेट का डिक्रीज मतलब फर्म के लिए लॉस है भाई। फर्म के एसेट्स अगर कम होंगे तो फर्म की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, फर्म के लिए लॉस की सिचुएशन होती है। इसलिए उसको क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि एसेट का कम होना लॉस है और एसेट का बढ़ना हमारे लिए गेन है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड पर दिखा रहे हैं। क्लियर है ये कि एसेट का बढ़ना फायदा है कंपनी के लिए, इसलिए क्रेडिट साइड, गेन की साइड पर, और एसेट का डिक्रीज होना हमारे लिए लॉस, इसलिए डेबिट साइड पर। सेकंड आता है हमारे लिए लायबिलिटीज। तो जितनी भी लायबिलिटीज है फर्म की, अगर लायबिलिटीज की बात करें मतलब डेट्स, उधारी, बर्डन कितना है, तो जब ये लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो फर्म के लिए क्या है भाई, उधार बढ़ रहा है हमारा, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, डेट्स बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए लॉस है, बिजनेस के लिए एक लॉस की सिचुएशन होती है। इसलिए लायबिलिटीज का इंक्रीज होना हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन में डेबिट कब करेंगे, जब लायबिलिटीज बढ़ रही हो। क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज का बढ़ना हमारे लिए लॉस है। और जब भी लायबिलिटीज कम होंगी तो हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, यानी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर आप शो करेंगे। क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज का डिक्रीज होना हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है और ये गेन है हमारे लिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई अगर हम लायबिलिटीज और एसेट के चेंज को रिकॉर्ड करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब भी एसेट डिक्रीज हो जाए या लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाए। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल सिचुएशंस में एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंज होने पर अगर सिचुएशन अनफेवरेबल बन रही है, एसेट कम हो जा रहे हैं या लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, दोनों अनफेवरेबल है, तो आप रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। और अगर फेवरेबल सिचुएशन बन रही है, यहां पे आप देख रहे हो फेवरेबल सिचुएशन है, एसेट या फिर बढ़े जा रहे हैं और लायबिलिटीज कम हो रही है, तो एसेट का बढ़ना और लायबिलिटीज का कम होना दोनों ही हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है, इसको बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशन। तो जब भी सिचुएशन फेवरेबल आएगी तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है ये चीज। तो अगर इसकी हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं तो जर्नल एंट्री अगर आप देखते हैं, हम इसको पेन चेंज कर देते हैं। देखिए
जर्नल एंट्री की अगर आप बात करोगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जब भी रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्यों डेबिट हो रहा है, आप देखोगे डिक्रीज इन एसेट, जो भी एसेट होगा डिक्रीज होगा अगर तो उसका अकाउंट क्रेडिट करोगे, और या फिर लाइबिलिटीज में इंक्रीज आ रहा होगा, आपने यहां देखा लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो रीवैल्यूएशन कब कब डेबिट होगा, जब भी देयर विल बी इंक्रीज इन एसेट, सॉरी डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तो एसेट के बढ़ने घटने पर और लाइबिलिटी के बढ़ने पर हमेशा रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो ये एंट्री आप पास करोगे। और वैसे ही रीवैल्यूएशन जब क्रेडिट होगा तो कब क्रेडिट होगा, एसेट के बढ़ने पर और लाइबिलिटी से घटने पे। तो आप इसकी जनरल एंट्री क्या बनाओगे, जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, या लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज हो जाए, तब उस केस में आपका रीवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता है, जब भी डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लाइबिलिटीज हो, आपने देखा डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और रीवैल्यूएशन क्रेडिट कब होता है, जब भी एसेट इंक्रीज हो जाए या लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाए। इज इट क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको एक अकाउंट में बना के देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। तो फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो दो साइड है, ये डेबिट साइड हो गई और ये हो गई क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड भी अभी हमने देखा कि डेबिट साइड को हमने बोला था अनफेवरेबल साइड, इसको आप अनफेवरेबल के नाम से भी याद रख सकते हो, और क्रेडिट साइड हमेशा हमारे लिए फेवरेबल साइड के नाम से आप याद रख सकते हो। अनफेवरेबल कब होता था, जब भी एसेट का बढ़ना घट जाए या लाइबिलिटीज बढ़ जाए। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रेडिट साइड को 22 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पहला चेंज क्या आता था, एसेट अगर बढ़ रहा है तो हमारे लिए क्या होता था, फेवरेबल सिचुएशन, इसलिए आप क्रेडिट में लिखते हो इंक्रीज इन एसेट। जब भी एसेट्स आपके बढ़ेंगे तो आप इंक्रीज में उनका बैलेंस दिखाओगे। अगर एसेट कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वो हमारे लिए क्या है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, लॉस है। तो डिक्रीज इन एसेट्स आप हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे रिवैल्यूएशन के। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर क्या जाएगा, डिक्रीज इन एसेट, और क्रेडिट साइड पर क्या जाएगा, इंक्रीज इन एसेट। जब भी एसेट बढ़ेगा, ये फेवरेबल साइड है, ठीक है, फायदा हो रहा है फर्म को, ये नुकसान वाली साइड है। इसी तरह आपने देखा लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज जब बढ़ती थी तो फर्म को नुकसान होता है, भाई उधारी बढ़ जाएगी फर्म की। तो उस केस में आप क्या करोगे, टू डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और अगर लाइबिलिटीज कम हो जाएं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, फेवरेबल है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हम जब वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो पता चलता है भाई कुछ एसेट तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे, कुछ एसेट छूट गए थे, बाद में मिल गया। अरे जैसे आप किताब खोलो, कभी पैसे गिरे मिल जाए उसके अंदर रखे हुए, तो दैट इज एन एसेट फॉर यू। आपको अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल रहा है तो आपके लिए बहुत फायदा है, ठीक है, फायदा है। तो यानी फेवरेबल साइड रिकॉर्ड करोगे। तो क्या रिकॉर्ड करोगे, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अगर मिल जाए तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आएंगे, तो फर्म के लिए फायदा है क्योंकि एसेट्स को अब आप रिकॉर्ड कर सकोगे। लेकिन अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाए, आपको पता चल जाए भाई ये भी एक बर्डन है, ये बिल एक रखा हुआ था, बिजली बिल तो पे करना ही भूल गए, तो वो आपके लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, और जब उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए लॉस है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को आप हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड करो क्योंकि ये फर्म के लिए लॉस है, ठीक है। एक चीज और हम बता सकते हैं भाई, इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जब हम प्रोविजंस का क्रिएशन करते हैं, तो जब भी आप प्रोविजन क्रिएट करोगे तो प्रोविजन कैन बी क्रिएटेड ऑन एसेट्स एज वेल एज ऑन लाइबिलिटीज। आप लाइबिलिटी के लिए भी प्रोविजन बना सकते हो और एसेट के लिए भी। मोस्टली एसेट के लिए बनता है, और एसेट में भी स्पेशली डेटर के लिए ज़्यादातर बनता है, लेकिन वो एसेट पे बन सकता है, डेप्रीशिएशन के लिए भी, बैड डेट के लिए भी,
या डाउटफुल डेट के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। तो अगर आप प्रोविजन बनाते हो किसी भी एसेट पर, आपने कहा भाई ये डेटर है, इससे इतना पैसा मिलना था, शायद ना मिले, 10% मान लो शायद ना ही मिले, 5% ना मिले, तो ये आपके लिए क्या है, आप जब प्रोविजन का क्रिएशन करते हो तो इट इज़ अ लाइबिलिटी। तो अगर आपने कभी भी किसी एसेट का प्रोविजन क्रिएट किया तो प्रोविजन फॉर एसेट, अगर आप एसेट का प्रोविजन क्रिएट करते हो तो फर्म के लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है और एसेट को कम करता है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी एंड वो एसेट्स को रिड्यूस करता है। ऑन दी अदर एंड, अगर आपने किसी लाइबिलिटी पे प्रोविजन बनाए, जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, आप मानते हो कि शायद पैसा ना देना पड़े, जब पैसा पे करेंगे तो वो हमको डिस्काउंट दे दे, हमको कम पैसा पे करना पड़े, तो ऐसे केसेस में आप प्रोविजन बना सकते हो, ये कंपनी के ऊपर है। तो अगर फर्म आपका क्या कर रही है, प्रोविजन क्रिएट कर रही है फॉर लाइबिलिटीज, किसी भी लाइबिलिटीज के लिए प्रोविजन बन रहा है, तो वो आपके लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि आपको शायद पेमेंट ना करनी पड़े। तो मतलब ऐसे आपने देखा, एक मोटा मोटा हिसाब आपको मिल गया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड पर आप एक्सपेंसेस या लॉसेस रिकॉर्ड करते हो। तो लॉसेस कब होंगे, एसेट्स के बढ़ने पर लॉस, सॉरी एसेट के डिक्रीज होने पे लॉस होगा, लाइबिलिटी के इंक्रीज होने पे लॉस होगा, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाए तो भी लॉस है, और एसेट के ऊपर अगर आप प्रोविजन बना लोगे तो भी लॉस है। तो ये सारे लॉसेस थे, ये सारी सिचुएशन आपकी प्रॉफिट की थी। अब नॉमिनल अकाउंट है तो आप बैलेंसिंग करोगे और प्रॉफिट या लॉस फाइंड करोगे। आपने टोटल किया, अगर क्रेडिट साइड यानी फेवरेबल साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो जो बैलेंस बचेगा उसको आप बोलोगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आ जाएगा, और जो भी प्रॉफिट यहां बचेगा, दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, मींस ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ये जो प्रॉफिट बचेगा ये किस में बढ़ता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जितने भी ओल्ड पार्टनर फर्म के होंगे वो आपस में शेयर कर लेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, या लॉस आएगा तो उसके हिसाब से शेयर करेंगे। तो मेनली आपको क्या करना होता है, जितने भी चेंजेस आए उनको रिकॉर्ड करिए, उनकी वजह से जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा होगा वो फाइंड करिए, और जनरली वो डिवाइड होता है पार्टनर्स के अपने ओल्ड रेशियो में। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन के फॉर्म में इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक गिवन सिचुएशन है कि 31 मार्च 2022 में मान लीजिए फर्म की सिचुएशन ऐसी थी, उसके कुछ एसेट और कुछ लाइबिलिटी दिए हैं। उस समय फर्म में 10,000 रुपए के क्रेडिटर थे, 20,000 रुपए की मशीन थी, बिल्डिंग 50,000 की थी और डेटर 40,000 के थे। आज एट प्रेजेंट, जब हम आज प्रेजेंट की बात करें, मतलब किस डेट की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं 1 सितंबर की बात कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि हम रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो ये सारे रिवैल्यूएशंस हमारे सामने आए। क्या क्या रिवैल्यूएशन आए, हमने जब रीवैल्यू किया 1 सितंबर को, तो ये पता चला कि पहला देखिए मशीन डेप्रिशिएट हो गई है 5% से। तो अगर मशीन को डेप्रिशिएट करना है 5% से, तो मशीन है 20,000 की, ठीक है, 5% से डेप्रिशिएट यानी कम हो रही है, डेप्रिशिएट का मतलब लेस हो जा रही है, डिक्रीज कर रही है। तो 5% से अगर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो एसेट का कम होना क्या है, लॉस है, और रीवैल्यूएशन के डेबिट में आप रिकॉर्ड करोगे टू मशीनरी अकाउंट। कितने से कम हो रही है, देखिए 20,000 की एसेट थी, उसका 5% कम हो गया, तो 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए की मशीन अगर कम हो गई तो आज की डेट में मशीन की वैल्यू क्या रह जाएगी, आप एसेट में जब दिखाओगे तो कितने का दिखाओगे भाई, 20,000 की मशीन थी, 5% से कम हो गई, तो 1,000 रुपए से कम हो गई है, और आज उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, आप दिखाओगे 20,000 की थी, माइनस कर दीजिए 1,000, बचेगी 19,000 की। तो जो मशीनरी 31 मार्च को 20,000 की थी, आज उसकी वैल्यू रह गई है 19,000, तो 1,000 रुपए से वो कम हो गई है, डिक्रीज हुई, इसलिए रिवैल्यूएशन में डेबिट में आपने दिखाया। इसी तरह आप देखिए एप्रिशिएटेड टू
80,000। बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है? 2 का मतलब एट प्रेजेंट इसकी वैल्यू 80,000 हो गई है। 82 का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे बोलते हैं 2 का मतलब होता है हिंदी में अगर आप देखें तक, और बाई का मतलब होता है से। आप देखो कि कई बार होता है जैसे यहाँ बोला है बाई 5%, तो बाई मतलब 5% से बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है 5%, लेकिन यहां पर बोला है एप्रिशिएटेड टू 80,000, 80,000 तक बढ़ गया है। तो 80,000 अब हो गई, लेकिन बिल्डिंग की पहले वैल्यू क्या थी? 50,000। आज इसकी वैल्यू क्या हो गई है? 80,000। आज बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है? आपको दिया हुआ है 80,000। अब आप देखो कि भाई पहले 50,000 थी, अब हो गई है 80,000, तो बिल्डिंग क्या हुई है? बढ़ रही है। कितना बढ़ गई है? 30,000 बढ़ गई है। तो जब एसेट बढ़ता है तो गेन है, और गेन है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा, बाई बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट में आप दिखाओगे 30,000। ठीक है, कितने से बढ़ गई? 50,000 की मशीन थी, 80,000 हो गई है। तो आज बैलेंस शीट में जब आप दिखाओगे तो दिखाओगे 80,000, लेकिन बढ़ गई है कितने? 30,000 रुपए से। रिवैल्यूएशन कितना हुआ? वैल्यूएशन कितना चेंज आया? रिवैल्यूएशन में आप चेंजेस को शो करते हो, कितना चेंज आ गया, पहले कितने की थी और आज कितने की हो गई है, वो बैलेंस शीट में जाएगी। लेकिन कितने के डिफरेंस आया, कितना बढ़ गई है, कितना कम हुआ, वो रिवैल्यूएशन में जाता है। इसी तरह देखिए, मान लीजिए बोला हो क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 आर नॉट लाइकली टू राइज। 5,000 के क्रेडिटर अराइज नहीं होंगे, मतलब क्लेम नहीं करेंगे। क्लेम नहीं करेंगे मतलब उनको हमें पैसा नहीं देना है। तो क्या हो गया? 5,000 क्रेडिटर जो हमारी लाइबिलिटी थी, अब उसको पैसा नहीं देना है, तो लाइबिलिटी कम हो गई। कितने से कम हो गई? 5,000 रुपए से कम हुई। तो 5,000 से लाइबिलिटी कम हो रही है अगर, तो लाइबिलिटी का कम होना हमारे लिए क्या है? फेवरेबल सिचुएशन है। आप उसको क्रेडिट में करोगे बाई क्रेडिटर। कितने से कम हो गया है? 5,000 से। तो 10,000 का क्रेडिटर था, 5,000 से कम हो गया, तो आज उस क्रेडिटर की वैल्यू क्या रही होगी? एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू रही होगी 10,000, माइनस कर दो 5,000 से कम हो गया, तो आप दिखाओगे आज क्रेडिटर की वैल्यू सिर्फ 5,000 रुपए बची है एट प्रेजेंट। 10,000 की थी, 5,000 से कम हो गया तो बचा 5,000 रुपए। क्लियर है? फोर्थ देखिए, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर। डेटर थे 40,000 के और बोला गया इस पर 5% डाउटफुल मान के प्रोविजन बना लो। तभी हमने पढ़ा था, पिछले स्लाइड में देखा आपने कि प्रोविजन जब किसी एसेट पे बनाते हो तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहा है, वो हमारे लिए लॉस है, इसलिए रीवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना प्रोविजन बोला है? 5% ऑफ डेटर। तो डेटर है 40,000, इसका 5% मान लीजिए कि पैसा शायद ना मिले, डाउटफुल है, तो 40,000 का 5% मतलब 2,000 रुपए। 2,000 मान ले रहे कि शायद पैसा ना मिले, डूब जाए। तो अब डेटर कितने रह जाएंगे? डेटर को जब आप बैलेंस शीट में दिखाओगे तो आप दिखाओगे भाई डेटर्स हमारे थे 40,000 रुपए के, लेकिन इसमें से हमने 5,000 रुपए का प्रोविजन बना लिया है, मतलब 5% का प्रोविजन बना लिया, कितना? 2,000 रुपए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेटर से 38,000 रिकवर होगा, हमने ये एक्सपेक्ट किया। ठीक है, तो आज आप बैलेंस शीट में जब दिखाओगे एट प्रेजेंट तो डेटर्स दिखेंगे 38, 40 के थे, 2,000 हमने मान लिया था शायद डाउटफुल रहे, उसका 5%, और बाकी डेटर से एक्सपेक्टेड है कि पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो जब 2,000 आपने माना कि शायद ना मिले तो क्या हो रहा है? डेटर कम हो गए ना, लॉस हुआ आपके लिए, इसलिए डेबिट होता है रिवैल्यूएशन, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक और है देखिए, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अराइजेज एट 10,000। एक लाइबिलिटी है, वर्कमैन को हमें चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए तो उनको क्लेम देना पड़ता है। तो अगर सडन कोई क्लेम आ जाता है उसके लिए हमको क्या करना है भाई? पैसे देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ रही है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, पहले से होता है ऐसा कोई लाइबिलिटी थी नहीं, तो ऐसे में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा? आपके लिए लॉस है भाई। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होता था। तो क्या, कौन सी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है? वर्कमैन क्लेम, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन,
शॉर्ट में लिख रहे हैं, अब आप समझ जाइएगा। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितने का क्लेम देना पड़ेगा? 10,000 रुपए का। तो आपने देखा अब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे दिखाओगे भी कि क्लेम आया है आपका कितना, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 रुपए का। तो इस तरीके से आपने देखा रीवैल्यूएशन बनता है। अब सारे रीवैल्यूएशंस हो गए तो आपको क्या करना है, एज अ फर्म इसको टोटल करना है और पता करना है कि फर्म का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आपका काम क्या है, प्रॉफिट लॉस पता करना। तो देखिए दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। क्रेडिट साइड में आपके पास आया है 35,000 प्रॉफिट और डेबिट साइड में आप देखोगे तो 13,000 है, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 22,000। तो ये 22,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब प्रॉफिट कितना आ गया, 22,000। अब यही प्रॉफिट आपको दिखाना है कि भाई ये जो प्रॉफिट है इसका क्या किया जाएगा। ये प्रॉफिट आया, पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन समझ में आ गया कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। रीवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है भाई, जिसमें हम देखते हैं डेबिट साइड डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कोई प्रोविजन क्रिएट, मतलब जितनी भी अनफेवरेबल सिचुएशन है एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने पर वो डेबिट साइड जाती हैं, और जो फेवरेबल चेंजेस आते हैं एसेट्स और लायबिलिटी में उनको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो डेबिट साइड में आप क्या क्या दिखाते हो भाई, एसेट का, इधर क्या दिखाते हो आप, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इनको आप डेबिट में दिखाते हो। क्रेडिट में क्या दिखाते हो, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो इनके बेसिस पे आप रिवैल्यूएशन प्रिपेयर कर लेते हो। अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन, एक बार आपका क्लियर हो गया तो अब हम सीखेंगे भाई रिवैल्यूएशन का अकाउंट्स में। जब हम चेंज इन पीएसआर चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, पिछले टॉपिक्स पढ़ा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, तो वैसे ही रीवैल्यूएशन बनाते समय जब हमें पार्टनर्स होते हैं तो पार्टनर्स दो सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं। वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि दे वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स। वो डिसाइड करेंगे भाई जितना भी रीवैल्यूएशन आया है, चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जैसे अभी पिछली वीडियो में आपने देखा, पिछले स्लाइड में देखा कि जो भी रीवैल्यूएशन हुए हमने उसको बैलेंस शीट में दिखाया, हमने शो किया कि भाई ये एसेट इतने से हो गया, इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कहते हैं भाई जितने भी चेंजेस आए हैं हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, उस चेंज की वजह से जितना भी प्रॉफिट लॉस आया है उसको आपस में बांट के खत्म कर देते हैं। और आज 1 सितंबर से जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो नए एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू आ गए हैं। अब यहां से हम जब भी कोई भी प्रॉफिट लॉस आएगा तो वो न्यू रेशियो में शेयर करेंगे। आज तक जो भी चेंज आया इसको हम आपस में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देते हैं। तो इसलिए जब भी पार्टनर्स डिसाइड कर लें कि दे वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स, वो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को नई वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, जितना चेंज आया है वो सब दिखाना चाहते हैं, यानी रीवैल्यूएशन को शो करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। तो एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अभी आपको पहली स्लाइड पर दिखाया था, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस में जाएगा ये, इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा, यहां पर अगर आपने देखा कि जो 22,000 रुपए का प्रॉफिट आया था, इस 22,000 को जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, XYZ, ABC, XY कुछ भी हो सकते हैं, वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और अगर रीवैल्यूएशन में लॉस आया तो यही एंट्री रिवर्स कर दीजिए। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, जितना भी लॉस आया है वो ओल्ड पार्टनर आपस में शेयर करेंगे, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दोगे, और लॉस हुआ तो भी इन देयर ओल्ड रेशियो। वो जो भी प्रॉफिट,
प्रॉफिट आए या लॉस आए वो आपस में शेयर करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और अगर मान लीजिए पार्टनर ये कहते हैं कि भाई हम रेशियो को चेंज कर रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जो एसेट जिस वैल्यू पे था वैसे ही रहने दो, उसको चेंज नहीं करेंगे, दे डोंट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। वो रिवाइज्ड वैल्यू जो एसेट लायबिलिटी के हैं उसको शो ही नहीं करना चाहते बैलेंस शीट में। उन्होंने कहा हम एसेट को जो चेंज आ रहा है उसको अलग से कैलकुलेट कर लो, बस हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे में आप क्या करोगे भाई, जो भी चेंज आया था आपने एक रफली कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये चेंजेस आए थे, 22,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो वो कहते हैं कि भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। वो कहते हैं कि भाई हम रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं करना चाहते अकाउंट्स में, जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दें, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस ना करें, सिर्फ रेशियो चेंज हुआ है हमारा। तो ऐसे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म की कि भाई रेशियो के चेंज होने पे किसी ना किसी पार्टनर का गेन हुआ होगा, किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस हुआ होगा। तो ऐसे में भैया जिसका सैक्रिफाइस हो रहा है उसको लॉस ना हो और अननेसेसरली किसी का गेन ना हो, इसलिए एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने पे जो भी प्रॉफिट लॉस आया है वो गेन और सैक्रिफाइस के प्रोपोर्शन में हम डिवाइड कर लें। तो ऐसे में आप क्या करते हो, आप एडजस्टिंग एंट्री पास करते हो। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती थी आपकी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस रेशियो में करेंगे, कोई रेशियो नहीं होगा, इन देयर गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग प्रपोर्शन जो बताया था, जो भी गेन सैक्रिफाइस प्रपोर्शन निकलेगा उस प्रपोर्शन में इनको डिवाइड कर दीजिए। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके क्रेडिट कर दीजिए सैक्रिफाइसिंग को। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आ जाता है तो आप उसी एंट्री को रिवर्स कर दीजिए भाई, सैक्रिफाइसिंग को डेबिट कर दीजिए। एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में, इन गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग जो भी प्रपोर्शन निकलेगा, कोई रेशियो नहीं यहां यूज होता, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो वापस रिकॉल करते भाई, रीवैल्यूएशन होता क्या है हमारा, तो रीवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है भैया जो कहता है कि रीवैल्यूएशन करना चाहिए, दोबारा किसी चीज की वैल्यू निकालो। किस चीज की वैल्यू दोबारा निकालेंगे, तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करके पता करते हैं। तो जब भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए उसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर आप क्या दिखाते हो, जो भी लॉसेस होते हैं एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने पर। एसेट के डिक्रीज होने पे लॉस है, लायबिलिटी के बढ़ने पे लॉस है। तो जब भी एसेट डिक्रीज करे या लायबिलिटी बढ़े तो आप रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दीजिए, और जब भी एसेट इंक्रीज हो और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हो, दोनों ही सिचुएशन में फर्म को फायदा होता है, इसलिए इनको क्रेडिट कर दीजिए। कैसा दिखता है, देखने में ऐसा होता है, आप डेबिट साइड पे एसेट का डिक्रीज, लायबिलिटी का इंक्रीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज या प्रोविजंस और एसेट्स पे कोई भी बना रहे हो तो उनको रिकॉर्ड करते हो। क्रेडिट साइड पर आप फेवरेबल चीज़ें जो भी हैं, एसेट का इंक्रीज होना, लायबिलिटी का डिक्रीज होना, अनरिकॉर्डेड एसेट को या प्रोविजन ऑन एनी लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करोगे। जो भी चेंजेस आएंगे उसकी वजह से फर्म को या फिर प्रॉफिट होगा या फिर अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है तो लॉस भी हो सकता है। जो भी प्रॉफिट लॉस आया इसको पार्टनर्स डिसाइड करते, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 22,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था। अब इस 22,000 के प्रॉफिट को क्या वो बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट मीन्स वो रिवाइज्ड वैल्यूज को, जैसे यहाँ दिखाया था कि रिवाइज्ड वैल्यू को शो कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट आया है इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज वैल्यू को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने कहा भाई हम रिवाइज वैल्यू को शो ही नहीं करेंगे, हम बैलेंस शीट जैसी थी ऐसे ही दिखाएंगे, यही हमारी रिवाइज वैल्यूज हम दिखाएंगे, अगर रिवाइज दिखाए तो ये बैलेंस शीट होगी, रिवाइज नहीं दिखाना चाहते तो यही बैलेंस शीट दिखाएंगे। तो अगर उनका अगर हम रिवाइज वैल्यू दिखाएंगे दैट मीन्स जो भी प्रॉफिट लॉस आया है रिवैल्यूएशन का उसको ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो।
लेकिन अगर उन्होंने कहा कि हम रिवाइज वैल्यू को नहीं शो करेंगे, भाई जैसी बैलेंस शीट थी वैसे ही रहने दो, यही बैलेंस शीट सही है, सो ऐसे केस में रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आया ये उसको बांटेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वो उसको आपस में बस शेयर कर लेंगे इन देयर गेनिंग सैक्रिफाइस प्रोपोर्शन। जिस पार्टनर का जितना गेन हो रहा है वो अपने में से उतना पैसे निकाल के किसको दे देगा, जिस पार्टनर का सैक्रिफाइस हो रहा है। क्लियर है? रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी ये भी समझ में आ गया होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई होप। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।